स्वागत दोस्तों, आगे सामने मौत पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों, क्या थालापति विजय इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं? दोस्तों इन सवालों के बीच में थालापति विजय ने दिया है एक जोरदार तरीके का जवाब। बताएंगे ऐसा क्या किया विजय ने दोस्तों की सारी संभावनाओं पर यानी भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में टीएमसी के विलय को लेकर अंतिम दौर में बातचीत तो पहुंच गई है, लेकिन एक और पार्टी है जो टीएमसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना विलय करवा सकती है। दोस्तों बताएंगे कौन सी नई पार्टी जिसके 9 सांसद और अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कैसे मध्य प्रदेश और झारखंड को लेकर एक ही मामले पर 2 अलग अलग तरीके के फैसले लिए गए। दोस्तों इसका डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अचानक से कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है अपने सारे महासचिवों की बैठक। दिल्ली तलब किया गया है। दोस्तों आज 11:30 बजे होने वाली हाई प्रोफाइल बैठक। बताएंगे किस ओर जा रही है कांग्रेस पार्टी दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरीके से विलय होना चाहिए और इसी के साथ में शरद पवार की पार्टी का भी कांग्रेस पार्टी के अंदर विलय होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाती है। दोस्तों इस बैठक में सारी बड़ी पार्टियां मौजूद थी और टोटल 25 पार्टियों ने आकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होने का फैसला लिया। दोस्तों ऐसे में एक जो चेहरा था जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे दोस्तों, वो थे थालापति विजय। और थालापति विजय को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच में पता चल रहा था कि विजय इंडिया गठबंधन की बैठक में आ सकते हैं, उम्मीद जताई जा रही थी दोस्तों। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आए हैं और इसके बाद बीजेपी वाले तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ा रहे थे कि थालापति विजय कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए हैं और इंडिया गठबंधन से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो थालापति विजय ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से, उसके समर्थकों को पूरी तरीके से झूठा साबित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने का फैसला लिया। दोस्तों यानी 2 दिनों के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी से स्पेशल मिलने के लिए थालापति विजय दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में सीधा सोनिया गांधी जी के आवास पर पहुंचे दोस्तों, जहां पर सोनिया गांधी जी और थालापति विजय की मुलाकात हुई और राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद थे। ऐसे में लगभग 1.5-2 घंटे बातचीत चली दोस्तों। और क्योंकि थालापति विजय दिल्ली आए थे स्पेशल मुलाकात करने के लिए दोस्तों, जैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और थालापति विजय की पार्टी टीवीके के बीच में जो गठबंधन है वो काफी ज्यादा मजबूत है दोस्तों। कोई भी इफ और बट नहीं है, यानी आदि इत्यादि का मामला है ही नहीं। थालापति विजय कांग्रेस पार्टी के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी थालापति विजय के साथ डंके की चोट पर खड़ी है दोस्तों। और यहां तक कि थालापति विजय ने अपनी सीट भी कांग्रेस पार्टी के नेता को प्रवीण चक्रवर्ती को देकर राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया दोस्तों। ऐसे में थालापति विजय भी अपने तरीके से पूरा मदद कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के साथ थालापति खड़े हैं, इसका मतलब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और जिस दिन थालापति विजय को उपचुनाव के बाद बहुमत मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होगी, उसी दिन थालापति विजय इंडिया गठबंधन में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय को इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही माना जाना चाहिए और जो लोग अभी भी गफलत में है कि थालापति विजय इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन लोगों के लिए जल्द ही झटका आएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये करारा तमाचा उन लोगों को जो भ्रम फैला रहे थे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में जब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए थालापति विजय पहुंचे दोस्तों, तो कुछ ही देर पहले वहां से पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी निकले थे दोस्तों। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी में लगभग 3.5 घंटे बातचीत होती है और बीते दिन ममता बनर्जी और सोनिया गांधी जी के बीच में बातचीत होती है दोस्तों। फिर राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी 3.5 घंटे बातचीत करते हैं और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के आपस में साथ में आने, यानी यूं कहिए दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी में विलय कराने को लेकर पूरी चर्चा हुई है और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ना है, कैसे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं पश्चिम बंगाल के अंदर उनको भी खुश रखना है और तृणमूल कांग्रेस को साथ में जोड़ना है दोस्तों। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहे, साथ में कांग्रेस पार्टी का पुराना कैडर और टीएमसी के लोग मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर आगे लेकर आए दोस्तों। इसी पर चर्चा की गई है और बात लगभग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। आज अचानक से 11:30 बजे के आसपास महासचिवों की बैठक भी बुलाई गई है दोस्तों। ये सारी की सारी बैठक टीएमसी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कराने को लेकर हो रही है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि महासचिव का पोस्ट दिया जाएगा अभिषेक बनर्जी को और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा ममता बनर्जी को दोस्तों, और उनको राज्यसभा भेजकर राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर भी चर्चा चल रही है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी की 3.5 घंटे बातचीत अपने आप में इस बात के संकेत है कि बस समय की बात है, आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाएगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जन्म कांग्रेस पार्टी से हुआ और वापसी कांग्रेस पार्टी में हो रही है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसे कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर मजबूत होगी दोस्तों और चेहरा ममता बनर्जी होंगी और अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले पूरा का पूरा चुनाव स्वीप करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
अभी तक बीजेपी वालों की नींद इसलिए उड़ी हुई थी दोस्तों क्योंकि ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी का कांग्रेस पार्टी में विलय कराने को लेकर लगातार चर्चा कर रही है, लेकिन बीजेपी की नींद अब 2 गुना और बढ़ने वाली है क्योंकि अकेले टीएमसी नहीं बल्कि एनसीपी शरद पवार गुट भी अब विलय को लेकर चर्चाएं तेज कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा जाता है मीडिया के द्वारा कि टीएमसी के बाद क्या एनसीपी का भी कांग्रेस पार्टी में विलय कराने को लेकर कोई चर्चा चल रही है, तो इस पर रोहित पवार ने कहा कि हम लोग इस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो निर्णय होगा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का होगा, हमारे पक्ष के प्रमुख या टीएमसी पक्ष के प्रमुख जब टाइम आएगा तो तुरंत फैसला लेंगे। आप लोग देखते रहिए आगे क्या होगा, लेकिन हम लोग इस पर विचार जरूर कर रहे हैं। यानी दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में विलय कराने को लेकर बातचीत नहीं हो रही होती तो रोहित पवार सामने से मना कर देते, क्योंकि एनसीपी एसपी में अभी अगर कोई नेता है तो वो रोहित पवार है। दोस्तों ऐसे में रोहित पवार कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और समय आने पर आपको सब बता दिया जाएगा और इसकी संभावना भी है, नहीं भी है। तो उन्होंने एक तरीके से इशारा कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के बाद कांग्रेस पार्टी में विलय कराने को लेकर एनसीपी एसपी से बात की जाएगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी का ही पहले हिस्सा हुआ करती थी और जो भी पार्टियां कांग्रेस से टूट कर गई है उनको वापस आना चाहिए और समय आ चुका है वापसी का, घर वापसी का। दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राज्यसभा के चुनाव को लेकर दोस्तों 2 राज्यों के अंदर एक ही मामले पर 2 अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया कैसे आ रही है चुनाव आयोग की, इस पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जो अपडेट है वो ये कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था दोस्तों, जबकि बीजेपी के पास नंबर नहीं है और कांग्रेस पार्टी के पास जितना नंबर चाहिए 58 वोट चाहिए, कांग्रेस के पास 62 है। दोस्तों इसके बावजूद बीजेपी को पता था कि वो इस सीट को जीत सकते हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था दोस्तों कि भाजपा के जो प्रत्याशी बनाए गए थे महेश केवट, उनके द्वारा नियुक्त किए गए एक वकील यानी जो जज है दोस्तों, जज रह चुके हैं हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य, उन्होंने चुनाव आयोग के सामने जाकर फॉर्म 26 में यानी फॉर्म 26 में आपराधिक प्रकरण को छुपाए जाने के मामले पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द कर दिया दोस्तों। और ऐसे में फॉर्म 26 को लेकर जब आपराधिक रिपोर्ट को छुपाए जाने की बात कही गई और तुरंत एक्शन लिया गया तो लोगों को लगा कि ऐसा ही कोई फैसला झारखंड के अंदर भी लेंगे, वहां पर भी तो फॉर्म 26 से जुड़ा हुआ मामला बनाया गया दोस्तों। लेकिन इसमें जो चुनाव आयोग की ओर से कहा गया वो कहा गया कि ऑब्जेक्शन दिया गया था विपक्ष के द्वारा यानी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और फॉर्म 26 के अंदर जो बातें कही गई थी उसकी जांच पड़ताल की गई और जो ये दावा किया गया है कि उन्होंने कोई मामला छुपाया है तो इसकी जांच तो अभी नहीं हो सकती। यानी दोस्तों अमूमन ऐसा होता है कि फॉर्म 26 के अंदर पूरा फॉर्म नहीं भरने को लेकर आपत्ति जताई जाती है और एक और आपत्ति जताई जाती है कि कोई जानकारी छुपाई गई हो, जब फॉर्म पूरा नहीं भरा गया होता तो उसको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के अंदर मामला छुपाने का आरोप लगाया था दोस्तों, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वो इसकी जांच अभी नहीं कर सकते और इसीलिए इस मामले पर नामांकन रद्द नहीं हो सकता, ये आगे जांच करने का मामला है। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की आती है दोस्तों तो बिना जांच पड़ताल करे तुरंत नामांकन रद्द कर दिया गया। तो एक ही मामले को लेकर 2 अलग अलग तरीके के फैसले कैसे लिए गए, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए दोस्तों। और कोर्ट के अंदर आज चुनाव आयोग को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि 18 जून को चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर दोबारा चुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया शुरू करवानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को दोस्तों। बड़े वरिष्ठ वकील भी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, सारी बड़ी अपडेट पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीते दिन कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सांसद चुनने के लिए बहुमत से अधिक वोट होने के बावजूद पार्टी के प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने के मामले को लेकर प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली को फांसी बात के बुलडोजर के नीचे रौंदने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा दोस्तों। और इसकी जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने दी। उन्होंने बताया कि हमारे साथ में केसी वेणुगोपाल जी थे और कांग्रेस पार्टी के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद थे, जयराम रमेश मौजूद थे और साथ में विवेक तनखा भी मौजूद थे दोस्तों। दीपक दास मुंशी भी कांग्रेस पार्टी की नेत्री और जनरल सेक्रेटरी मौजूद थी दोस्तों। ये सबके सब गए थे और चुनाव आयोग के सामने इन्होंने अपनी बातें रखी है दोस्तों। ऐसे में मध्य प्रदेश के मामले को लेकर चुनाव आयोग से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई स्टे वाला ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची है दोस्तों, जिसमें आज सुनवाई हो सकती है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कहते हैं कि अगर किसी पार्टी की विचारधारा नहीं होती यानी दोस्तों किसी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं होती तो वो पार्टी जैसे ही पावर से बाहर जाती है यानी सत्ता से बाहर जाती है, पार्टी छिन्न भिन्न हो जाती है, पूरी तरीके से बिखर जाती है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के साथ एकदम वैसा ही हो रहा है। जैसे ही टीएमसी सत्ता से बाहर आई दोस्तों, 4 मई को सत्ता उनके हाथ से गई और आज लगभग 1.5 महीने के अंदर वो पार्टी पूरी तरीके से निपटने की स्थिति में हो गई है दोस्तों। और आप लोग नाम सुन सुनकर चौंक जाएंगे जो लोग ममता बनर्जी से बगावत कर रहे हैं दोस्तों। यानी लगभग 19 सांसद बताए जा रहे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के
पार्टी से बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला लिया है। दोस्तों जो 19 टीएमसी के सांसद है उसमें दोस्तों काकोली घोष का नाम है। ये तो सबको उम्मीद था कि ये पलटी मारेंगे क्योंकि इनको पहले ही बीजेपी ने सुरक्षा दे दी थी, लेकिन जो नाम चौंकाने वाला है दोस्तों वो है सायोनी घोष का, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बंगाल चुनाव के दौरान माहौल बनाया कि सायोनी घोष एक तरीके से हिंदू विरोधी है और शिवलिंग पर जो उन्होंने किया था और जो पोस्ट किया था दोस्तों, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी सायोनी घोष के खिलाफ बोल रही थी और ममता बनर्जी को इसी बहाने निशाने पर लेते हुए हिंदू विरोधी बता रही थी। लेकिन आज वही सायोनी घोष एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है दोस्तों। और एक और नाम यूसुफ पठान का है, जिसका बमुश्किल 973 स्क्वायर फीट यानी कुछ एक गज की जमीन का मामला फंसा हुआ है दोस्तों, और इसीलिए गुजरात के अंदर कोर्ट के केस में फंसे यूसुफ पठान भी पलटी मार रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ ममता बनर्जी इनको गुजरात से लेकर आई थी और बंगाल से चुनाव लड़वाया था, मुर्दाबाद बहरामपुर से। लेकिन आज स्थिति यह है दोस्तों कि यूसुफ पठान भी छोड़कर चले गए। उससे ज्यादा चौंकाने वाला नाम दोस्तों ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं दोस्तों। शत्रुघ्न सिन्हा भी उन सारे सांसदों में जुड़ गए हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में क्या शत्रुघ्न सिन्हा एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं, उस एनडीए गठबंधन का हिस्सा जिस एनडीए गठबंधन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए मैदान में उतरे थे, वो भी अब अपना अलग रास्ता देख रहे हैं दोस्तों। इससे पता चलता है कि जब कोई पार्टी विचारधारा से एकदम विमुख हो जाती है तो फिर उसके सत्ता से जाते ही उसको कोई नहीं बचा सकता और पूरी तरीके से पार्टी खंड खंड में बढ़ जाती है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। संजय राउत वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने अभी तक बोला है। संजय राउत कहते हैं कि जितनी भी पार्टियां जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपना नया गुट बनाया था, चाहे एनसीपी हो, टीएमसी हो या फिर वाईएसआर पार्टी हो, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हो या फिर कई और छोटी छोटी पार्टियां, उन सबको वापसी करनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि संजय राउत जो बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के झंडे तले उन सभी लोगों को आ जाना चाहिए जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, और ये टाइम कांग्रेस पार्टी में वापसी करने का और एकजुट होकर भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं संजय राउत जो बात बोल रहे हैं उसका व्यापक असर आजकल देखने को मिल रहा है, और लगातार बीजेपी के 3 चुनाव में जीत के बाद अब सारी पार्टी और खासकर जो छोटी पार्टियां हैं जो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मजबूत हुआ करती थी एक टाइम में, और धीरे धीरे करके बीजेपी के प्रभाव के कारण खत्म होती चली जा रही है। उनके पास अब कोई विकल्प है नहीं, उनको वापस से अपनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के इस नए दुष्प्रचार को वास्तविकता की कसौटी पर परखने की जरूरत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। भाजपा का दावा है कि 26 जनवरी 1950 से ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं जवाहरलाल नेहरू, और उस हिसाब से बीजेपी के लोग गिनती कर रहे हैं कि 12 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, और नरेंद्र मोदी उस 12 साल की लिमिट को पार कर गए हैं, यानी सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया नरेंद्र मोदी ने दोस्तों। हालांकि बीजेपी वाले गिनती जो कर रहे हैं दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 से कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को ही प्रधानमंत्री बन गए थे, और इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर भी वो प्रधानमंत्री थे। और अगर बीजेपी वालों को जोड़ना है तो 3 साल और उसमें जोड़ दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी ने तो इससे आगे बढ़कर कहा कि नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री का पोस्ट संभाला है, तो उनको एक और रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का मैच करना चाहिए, और वो है कि पंडित जी लगभग 9 साल जेल में बंद रहे। नरेंद्र मोदी को भी ये रिकॉर्ड मैच करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी वाले तंज कसने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहीं ना कहीं इशारों में बता दिया है कि इन लोगों की गिनती ही गलत है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाए जाने के बाद भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि वो काफी नाराज चल रहे हैं और बीजेपी के आसपास दिखाई देने वाले। लेकिन भाजपा वाले भूल गए कि सिद्धरमैया विचारधारा से जुड़े हुए नेता हैं और उन्होंने हमेशा से राजनीति विचारधारा के इर्द गिर्द की है दोस्तों। और आज की डेट में मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के द्वारा नामांकन रद्द करवाया गया दोस्तों, उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फटकार अगर किसी ने लगाई है तो सिद्धरमैया ने लगाई है। सिद्धरमैया कहते हैं कि यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि जिस दिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मन गढ़ंत उपाधि बता रही है, उसी दिन उसके नेतृत्व में चुनाव तंत्र ने मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन अवैध घोषित करवा दिया है। केवल 2 राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आवश्यक संख्या होने के बावजूद बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा। फिर उसने कांग्रेस विधायकों भारी रकम की पेशकश करके विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की दोस्तों। जब कांग्रेस विधायक एकजुट हो गए तो बीजेपी ने चुनाव तंत्र का इस्तेमाल करके कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन
खारिज कर दिया। कानून की नजर में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। निजी शिकायत किसी व्यक्ति ने यानी कोई प्राइवेट शिकायत जाकर कर देता है, उसको एक आपराधिक मामला बताकर नटराजन का नामांकन रद्द किया गया है दोस्तों, जो साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। और सिद्धरमैया ने जमकर भाजपाइयों को समझाया है और फटकार लगाई है दोस्तों। और जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है इसमें नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी बुचर्स डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी लोकतंत्र की निर्मम हत्या की है मध्य प्रदेश में भाजपाइयों ने। मोदी और शाह की तस्वीर लगाकर सिद्धरमैया स्पष्ट तौर पर मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई के लिए सिद्धरमैया केंद्र की राजनीति करेंगे दोस्तों। और सीडब्ल्यूसी का उनको मेंबर भी बनाया गया है। तो आने वाले दिनों के अंदर भाजपाइयों का मुकाबला सिद्धरमैया से होगा, ये बात अब डंके की चोट पर कहा जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी को केंद्र में एक मजबूत करने वाले हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने आखिरकार मंत्रियों के बीच में विभाग का बंटवारा किया है। 1 जून को हुए कैबिनेट विस्तार के 10 दिन के बाद राज्य में 35 नए मंत्री बनाए गए हैं दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी ने स्वप्न दास गुप्ता को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है दोस्तों। स्वप्न दास गुप्ता हिस्ट्री के प्रोफेसर है, यानी हिस्ट्री पढ़ाते थे दोस्तों, और हिस्ट्री वाले को वित्त की जिम्मेदारी दी गई है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर इनको बनाया गया है। अब देखते हैं ये किस तरीके का काम करते हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और चुनाव के दौरान मछली लेकर घूम भी रहे थे। साथ साथ दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा बयान दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब ये खबर सामने आई कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथ वाणी के नामांकन को वैध घोषित किया गया है, तो इस पर लिखा कि अपने देश का एक आयोग निष्पक्ष है, बीजेपी के प्रति पूरी निष्पक्षता है उसकी, भाजपा जो कहे उसे ध्यान से सुनता है, बीजेपी जो चाहे उसे गंभीरता से विचार करता है, भाजपा जो मांगे उस पर तत्काल कार्रवाई करता है, बाकी दलों की शिकायत भी सुनी जाती है, फिर उन्हें उचित स्थान पर रख दिया जाता है। फाइलों के नीचे लोकतंत्र में सभी बराबर है, बस कुछ लोग थोड़े ज्यादा बराबर है, इसलिए निश्चित रहिए यह आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष है, बीजेपी के प्रति निष्पक्ष है। अब इसी बात को बोलते हुए तंज कसा है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो उत्तेजना है उसका कारण भी है। आप लोग जानते हैं कि जब ये निर्दलीय उम्मीदवार जिसके खिलाफ शिकायत की गई परिमल नाथ वाणी के खिलाफ, जो एक बिजनेसमैन है और कहीं ना कहीं चुनाव इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि इसको विपक्ष के विधायक तोड़ने हैं दोस्तों। और आत्म जो परिवर्तन होता है आत्मा का, जिसे राजनीति में कहीं ना कहीं लेन देन की भाषा में अंतरात्मा की आवाज बोला जाता है, उसलिए लेकर आया गया है अंतरात्मा की आवाज जगाने के लिए। अब देखना यह होगा कि विपक्ष कितना अपने विधायकों को एकजुट रख पाता है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी ईसी की साजिश से बहन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या है। आरिफ मोहम्मद भी पूरी तरीके से मैदान में कूदे हुए हैं दोस्तों। भोपाल के विधायक आरिफ मोहम्मद ने जीतू पटवारी के साथ में बीजेपी के खिलाफ उपवास में शामिल होकर जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर की तरफ से बीजेपी सरकार के दबाव में झूठ और षड्यंत्र रखकर आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द करने की आलोचना की। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी ने पूरे प्रदेश भर के अंदर जोरदार तरीके के आंदोलन की हुंकार भरी है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को बिल्कुल छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। इस तरीके के दावों के बीच संजय राउत ने एक बड़ी बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि 12 साल में आपने क्या किया है देश देख रहा है। आप 12 साल में एक भी सवाल नहीं ले सके। नेहरू ने इस देश के लिए जो त्याग किया है, अपनी संपत्ति तक दान दी थी नेहरू जी ने, और उन्होंने सब कुछ किया। आप बस ये कहते रहिए कि मैं 12 साल तक प्रधानमंत्री रहा, 13 साल तक प्रधानमंत्री रहा, 14 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा। उम्र तो सबकी बढ़ती है, इस धरती की उम्र भी बढ़ी है और देश की उम्र भी बढ़ती है, मोदी की भी उम्र बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मैं 75 साल का हो जाऊंगा तो अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन नैतिकता तो है ही नहीं। और इसके बाद अपनी तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से करते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नैतिकता की मूर्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा से राजनीति नैतिकता के आधार पर की, चाहे दुनिया भर के अंदर शीत युद्ध के दौरान नैम नाम का संगठन खड़ा कर देने का मामला हो, या भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर के अंदर स्थापित करना हो। कोरियन वॉर के अंदर भारत को मीडिएटर के तौर पर यानी मध्यस्थ के तौर पर रखा गया और भारत ने सफलतापूर्वक पूरी दुनिया के अंदर अपना एक मुकाम हासिल किया दोस्तों। लेकिन आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देता है दोस्तों, और अमेरिका भी भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। तो उस दौर से इस दौर में आ गए, लेकिन बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका रिकॉर्ड बना है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से संविधान की भावना और लोकतंत्र के मूल्यों को आघात पहुंचाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग के द्वारा कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया दोस्तों। और इस अलोकतांत्रिक निर्णय के विरोध में भोपाल में कांग्रेस द्वारा 1 दिवसीय उपवास रखकर लोकतंत्र की रक्षा और न्याय की मांग को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है दोस्तों। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी और प्रतिपक्ष उमंग सिघार और सीडब्ल्यूसी
के सदस्य कमलेश्वर पटेल और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अरुण यादव, राज्यसभा के सांसद अशोक सिंह और राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त और सांसद संजना जाटव के साथ साथ श्रीमती उषा नायडू और सचिव श्री रणविजय सिंह के साथ साथ कई और नेता मौजूद रहे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश में एकजुट होकर राज्यसभा में उनके उम्मीदवार के नामांकन रद्द करने की पूरी तरीके से डंके की चोट पर आलोचना कर रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ संबित पात्रा बीजेपी के नेता से 1 ट्रिलियन में कितने जो जीरो होते हैं ये पूछकर चर्चा में आए व्यक्ति के साथ जबरदस्त तरीके का धोखा हो गया। दोस्तों, जो अपडेट है वो ये की मीडिया के कार्यक्रम के दौरान 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं इस बात पर सवाल पूछा था गौरव वल्लभ ने। दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा था कि संबित पात्रा बिल्कुल नहीं जानते हैं और वो कांग्रेस पार्टी में थे गौरव वल्लभ। तो इस दौरान उन्होंने ये पूछा था कि आप लोग कहते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे, 6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे, 10 ट्रिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर करते रहते हो, तो ये बताओ कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। संबित पात्रा ये नहीं बता पाए तो संबित पात्रा की जमकर बेइज्जती हुई दोस्तों, और काफी नाम कमाया गौरव वल्लभ ने। लेकिन अब वही गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो इनको झारखंड से नामांकन भरने के लिए नामांकन पत्र खरीदने के लिए बीजेपी ने बोल दिया। दोस्तों, इनकी उम्मीदें जग गई कि चलिए बीजेपी से कुछ ही साल में यानी 2-3 साल में ही भाजपा जाकर राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने एन मौके पर जाकर इनके साथ धोखा कर दिया दोस्तों, और इनकी जगह एक बिजनेसमैन को अपना बीजेपी ने उम्मीदवार बना लिया। तो इससे पता चल रहा है कि ये एक बार फिर से धोखा खा गए हैं दोस्तों, और ये पहली बार नहीं है। ऐसे कई सारे नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको शोपीस बनाकर रखा हुआ है, यानी उनका काम है कि आओ कांग्रेस पार्टी की आलोचना करो, चले जाओ। उसके बाद ना भारतीय जनता पार्टी इनको राज्यसभा का टिकट दे रही है दोस्तों, और खासकर बीजेपी उन लोगों को तो बिल्कुल भाव नहीं दे रही है जो लोग प्रवक्ता है और इस टाइप के लोग हैं जो केवल चेहरा दिखाने वाले लोग हैं दोस्तों, जिनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो इनको प्रवक्ता भी सही से नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रवक्ता तो बीजेपी अपने हिसाब से लेकर चल रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत